हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर। मैं हूँ राजेश मरावी और आप देख रहे हैं आरकेएम 24 यूट्यूब चैनल। आरकेएम 24 के सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, यदि आप एमपी से हैं, न्यू पटवारी में 2023 से हैं, इस समय प्रशिक्षण अवधि में है, ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, पटवारी ट्रेनिंग के बाद जो एग्जाम होती है उसी से संबंधित अति महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें लगभग 400 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न वैकल्पिक प्रश्नोत्तरों के सीरीज में आज हम 1 से 20 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो सकता है। दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं पूछूंगा एक सवाल, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा और अपना जो भी सुझाव हो वो भी लिख भेजिएगा। दोस्तों, यदि पहली बार आप मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो RK24 YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि आपको मेरे चैनल से संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट। सो नो टाइम पास, नो बकवास, चलते हैं सीधे लैपटॉप स्क्रीन के पास। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की किस धारा अंतर्गत भूमि का बंटवारा किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: धारा 110, धारा 129, धारा 178, धारा 127। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा इसमें धारा 178। अब थोड़ा सा इसको हम जूम करके दिखाते हैं आपको। धारा 110 अंतर्गत क्षेत्र क्षेत्र पुस्तक तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में अधिकार अर्जन बाबत नामांतरण होता है। धारा 100 अंतर्गत जो सर्वेक्षण संख्यांक के उपखंड या ब्लॉक संख्यांक या भूखंड संख्यांक की सीमांक। धारा 178 अंतर्गत खाते का विभाजन होता है एवं धारा 178 का यानी धारा 178(1) भूमि स्वामी के जीवन काल में भूमि का विभाजन माने अपने वारिसों में विभाजन, पिता जो है या माता अपने पुत्रों को जो है दे सकता है। इस तरह से धारा 127 अंतर्गत जो है सीमांकन तथा सीमा पंक्तियों का अनुसरण होता है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता कब से प्रभावशील हुई? तो 14 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1955, 2 सितंबर 1961। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा 2 अक्टूबर 1959। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 यथा संशोधित मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 23 सन 2008 किस दिनांक से प्रमाण में आई? 16 अगस्त 2018, 27 जुलाई 2018, 25 सितंबर 2018, 23 जुलाई 2018। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर 23 जुलाई 2018। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि दिनांक 23 जुलाई 2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई थी। मध्य प्रदेश राजपत्र आसदरण में दिनांक 27 जुलाई 2018 को प्रथम बार प्रकाशित की गई थी। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के प्रावधान किन क्षेत्रों पर पूर्णतः लागू नहीं होंगे? संपूर्ण मध्य प्रदेश, संहिता की धारा 1, 2 में उपधारित रक्षित वनों पर, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की भूमि पर, उपरोक्त में से बा और सा पर। तो दोस्तों, यहाँ पर संहिता की जो धारा है पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा बा और सा, मतलब जो केंद्र सरकार की जो भूमि है, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की भूमि है, उस पर संहिता की धारा लागू नहीं होगी तथा संहिता की धारा 1, 2 में उद्धारित रक्षित जो वन है उस पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा लागू नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि के अंतर्गत नहीं है, उद्यान की कृषि
फलोद्यान लगाना एवं उनका संरक्षण करना, बड़े झाड़ों का जंगल, चारे चराई या छप्पर छाने की घास। दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा शाह, बड़े झाड़ों का जंगल, ये कृषि के अंतर्गत नहीं आता। फिर आगे चलते हैं, स्वयं खेती करने से अभिप्रेत नहीं है। स्वयं खेती करने से अभिप्रेत नहीं है। आ, अपने कुटुंब में किसी सदस्य के भ्राम द्वारा, ऐसे मजदूरी पर जो फसल के अंश के रूप में देय है रखे गए सेवकों द्वारा। 6 नंबर है, अपने कुटुंब में किसी सदस्य के व्यक्तिगत परिवीक्षण के अधीन भाड़े श्रमिकों पर। अपने व्यक्तिगत परिवीक्षण के अधीन भाड़े में श्रमिकों द्वारा। यहाँ पर उत्तर होगा ऐसी मजदूरी पर जो फसल के अंश के रूप में देय है रखे गए सेवकों द्वारा, ये जो है खेती करने से विपरीत नहीं है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्व संहिता के प्रावधान में आबादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किस किसी ग्राम में उनके निवासियों के निवास के लिए, दूसरा उनके अनुषंगिक प्रयोजनों के लिए समय समय पर आरक्षित क्षेत्र, तीसरा ग्राम स्थल या गांव स्थान के रूप में मान्य स्थल। यानी जो आबादी है निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसमें द नंबर ऑप्शन सही होगा आपका। मतलब किसी गांव में उसके निवासियों के निवास के लिए आबादी कहलाएगा। उसके अनुषंगिक प्रयोजन के लिए समय समय पर आरक्षित क्षेत्र भी आबादी के अंतर्गत आएंगे। ग्राम स्थल या गांव स्थान के रूप में जो मान स्थल होगा वो भी आबादी के लिए जो है माना जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न निम्न में से कौन राजस्व अधिकारी की परिभाषा में शामिल नहीं है? आयुक्त, ब कलेक्टर, शाह भू अभिलेख अधीक्षक, राजस्व मंडल अध्यक्ष। मतलब यहाँ पे राजस्व अधिकारी की परिभाषा में शामिल नहीं है, तो उत्तर है आपका राजस्व मंडल के अध्यक्ष। राजस्व मंडल के अध्यक्ष जो है राजस्व अधिकारी के अंतर्गत नहीं आती। आयुक्त, कलेक्टर, भू अभिलेख ये सब जो है राजस्व अधिकारी कहलाते हैं। राजस्व अधिकारी जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ राजस्व अधिकारियों की सूची। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 11 अंतर्गत राजस्व अधिकारियों की सूची कुछ इस प्रकार है। प्रमुख राजस्व आयुक्त, फिर आयुक्त, अपर आयुक्त, आयुक्त भू अभिलेख, अपर आयुक्त भू अभिलेख, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी, सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, भू अभिलेख अधीक्षक, नायब तहसीलदार, सहायक भू अभिलेख अधीक्षक आदि राजस्व अधिकारियों की सूची में शामिल हैं। आगे हम चलते हैं। यदि सेवा भूमि का धारक मर जावे तो वह भूमि संक्रांत नहीं होगा। अ उत्तरजीविता द्वारा, ब करार द्वारा, श उसके पद उत्तरवर्ती को, द बट्टा द्वारा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही होगा ब करार द्वारा। सेवा भूमि, सेवा भूमि मैं आपको बता दूं, सेवा भूमि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 183 अंतर्गत आता है, जिसमें सेवा भूमि कोटवार के रूप में सेवा करने की शर्त पर भूमि धारण करने वाला कोई व्यक्ति उस दशा में ऐसी भूमि का हकदार नहीं रह जाएगा जबकि वह ऐसी भूमि को कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए व्यवस्थित कर देगा। माने कुल मिला के जो सेवा भूमि जो है ग्राम कोटवार को दिया जाता है। यदि कोटवार की मृत्यु हो जाती है या पद को उसने वो त्याग कर देता है तो विधि पूर्वक पदच्युत करके माने कोई दूसरा व्यक्ति को उस पर भर्ती करके यानी
कोटवार के स्थान पर जो है उसको पदच्युत करके उस व्यक्ति के को जो है वो सेवा भूमि दे दी जाती है। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक तहसील के लिए ग्रामों को पटवारी हलकों में विन्यस्त करेगा। भू अभिलेख अधीक्षक, प्रमुख राजस्व आयुक्त, जिला कलेक्टर, आयुक्त भू अभिलेख। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा द नंबर। प्रत्येक तहसील के लिए ग्रामों को पटवारी हलकों में विन्यस्त करेगा भू अभिलेख अधीक्षक, प्रमुख राजस्व आयुक्त, जिला कलेक्टर, आयुक्त भू अभिलेख। यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा आयुक्त भू अभिलेख। क्वेश्चन की ओर। किसी भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाने पर उसका हित संक्रांत नहीं हुए, वही क्वेश्चन है, ऊपर रिपीट हो चुका है। इसका जो है करार के द्वारा जो है नहीं होगा, वसीयत द्वारा हो सकता है, उत्तराधिकार द्वारा हो सकता है, उत्तरजीविता के द्वारा हो सकता है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संभाग के सभी राजस्व पदाधिकारी अधीन होंगे राजस्व मंडल के, कलेक्टर के, संभागीय आयुक्त के, जिला न्यायाधीश के। तो आपका ऑप्शन होगा स नंबर संभागीय आयुक्त के। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूमियों के भूधारियों का एक वर्ग हो सकेगा जो माना जाएगा कृषक, पट्टाधारी, भूमि स्वामी तथा खातेदार। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भूमियों के भूधारियों का एक वर्ग हो सकेगा जिसे माना जाएगा कृषक, शाह, भूमि स्वामी व पट्टाधारी द खातेदार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन, आपका आंसर होगा भूमि स्वामी। यहाँ पर भूमि स्वामी माना जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूमि स्वामी बिना अनुमति भूमि हस्तांतरित नहीं कर सकेगा यदि वह, यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग का, अनुसूचित जनजाति का हो, अनुसूचित जाति का हो, उक्त सभी का सही। तो इसमें अनुसूचित जनजाति के वर्ग का जो है वो मतलब वो जो है हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्राम की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देना, बंजर भूमि, सड़क आदि में जो अतिक्रमण हो सकते हैं होते हैं उनको यथासंभव रोकना, जंगल की कटाई वगैरह होती है उनको भी रोकना, ये सब ग्राम पटेल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं या उनकी कार्य कह लीजिए कार्य क्षेत्र में। ग्राम पटेल को स्थानीय भाषा में मुकद्दम भी कहते हैं, मुकरदम भी कहते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आप किस जिले से बोल रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं वीडियो, और आपके जिले में ग्राम पटेल को क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाजिब उल अर्ज अभिलिखित नहीं करेगा। तो सिंचाई का अधिकार, पीने के पानी का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, मार्गाधिकार। तो यहाँ पर वाजिब उल अर्ज अभिलिखित नहीं करेगा, इसका ऑप्शन है पीने के पानी का अधिकार वाजिब उल अर्ज अभिलिखित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत नियुक्त पटेल का निम्न में से कौन सा कर्तव्य नहीं है। देखिए यहाँ पे ग्राम पटेल यानी जो मुकद्दम होता है वो उसके कर्तव्य में नहीं है कह रहा है। भू अभिलेख संधारण, भू राजस्व संग्रह कर ग्राम कोष में जमा करना, निस्तार भूमि पर अतिक्रमण रोकना, अपने ग्राम की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आप इनके कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से इसका उत्तर होगा भू अभिलेख संधारण। भू अभिलेख संधारण ग्राम पटेल नहीं कर सकता, बल्कि भू अभिलेख संधारण का क्वेश्चन है, ग्राम पटेल की नियुक्ति की जाती है तहसीलदार द्वारा, कलेक्टर द्वारा, उपखंड अधिकारी द्वारा, उत्तराधिकारी द्वारा। तो यहाँ पर ग्राम पटेल की नियुक्ति कलेक्टर महोदय द्वारा की जाती है। ग्राम पटेल की नियुक्ति मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 222 के अंतर्गत, धारा 258 के अधीन बनाए गए जो नियम है उसके तहत की जाती है।
मैं आपको बता दूं, ग्राम पटेल जो है विंध्य प्रदेश में, विंध्य क्षेत्र में नहीं होने से उनकी जगह पे पटवारी ही कार्य करते हैं। ग्राम पटेल मुख्य कार्य जैसे लगान वसूली करना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक भूमि स्वामी अपनी कृषि भूमि को अपने जीवन काल में विधिक वारिसों में विभाजन की मांग का आवेदन किसको कर सकता है? पटवारी को, तहसीलदार को, कलेक्टर को, खंड अधिकारी को। तो एक भूमि स्वामी जो अपने जीवन काल में भूमि का विभाजन करने के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकता है, जो कि मध्य प्रदेश भू संहिता की धारा 178 का या 178 एक या 178 अ एक है। तो इसके अंतर्गत जो है पिता जो है या फिर माता जो है अपने वारिसों को अपने खाते के विभाजन के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकता है। ग्राम का वाजिबुल अर्ज किसके द्वारा अभिलिखित किया जाएगा? तो ग्राम का वाजिबुल अर्ज जो है उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम के द्वारा जो है अभिलिखित किया जाएगा। मध्य प्रदेश भू संहिता की किस धारा के अंतर्गत पटेल के कर्तव्य निहित है? तो धारा 224 के अंतर्गत जो है पटेल के कर्तव्य विहित है। ये क्वेश्चन पिछले बार के एग्जाम 2019 में आया हुआ था। ये वाला क्वेश्चन मध्य प्रदेश भू संहिता की किस धारा के अंतर्गत पटेल के कर्तव्य विहित है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम आगे चलते हैं अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न की ओर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। और प्रश्न है, प्रत्येक तहसील के लिए ग्रामों को पटवारी हलकों में विन्यस्त कौन करता है? इसके विकल्प दिए हुए हैं। अ नंबर है जिला कलेक्टर, और ब नंबर है आयुक्त भू अभिलेख, स नंबर है प्रमुख राजस्व आयुक्त, एवं द नंबर है भू अभिलेख अधीक्षक। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स पर लिख भेजिएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।